बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, नाइंसाफ़ी की पाकिस्तान में मिसालें कायम की जा रही हैं। अब तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सख्त मुखालिफिन हैं वो भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये ज़्यादती है, यानी इस लेवल से आगे तो मामला नहीं जाना चाहिए था। जिन सबूतों की बुनियाद के ऊपर सज़ाएँ इदारों को मिलनी चाहिए थी कि ये क्या सबूत और गवाह आप लेकर आए हैं, ऐसे भोंडे मुकदमात आपने बनाए हैं जिन पे जुर्माने हुकूमत को होने चाहिए थे, उनके ऊपर मासूमों को उठाकर जेलों में डाला जा रहा है। ये एक एक लम्हे की सज़ा का हिसाब देना पड़ेगा। ये जो लोग आज खुदा बने हुए या फिरौन बने हुए हैं ना, जो उठा के इंसानों को कत्ल कर देते हैं, जेलों में डाल देते हैं, जबरी तौर पे लापता कर देते हैं, इन तमाम लोगों को आखिरत भूल गई है। इन्हें इस बात का आइडिया है कि एक एक आदमी के साथ होने वाले एक एक जबर का इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। जब इनके हाथ भी बोलेंगे, पाँव भी बोलेंगी और ज़बानें भी इनके खिलाफ गवाही देंगी, तो फिर ये क्या करेंगे रब के हुजूर। तो इनके साथ बहुत बुरी होने वाली है और जो ये जुल्म कर रहे हैं उसका हिसाब तो इन्हें देना पड़ेगा, यहां भी देना पड़ेगा, आगे जाकर भी देना पड़ेगा। बहरहाल ये सबूत तो बहुत ही फारिग नौइयत के थे, लेकिन यास्मीन राशिद जैसी खातून को, जिन्होंने हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा किया, जिन्होंने बुरे हालात में नवाज शरीफ को अस्पताल पहुंचाया, पूरी फैमिली को फैसिलिटेट किया, और नवाज शरीफ उन्हीं के दौर में पाकिस्तान से निकलकर बाहर चला गया झूठे अपने मेडिकल्स बना के, और उस खातून के साथ जुल्म इसलिए किया जा रहा है कि वो खातून नवाज शरीफ को इलेक्शन हरवा चुकी जेल में बैठ के, उसने नवाज शरीफ को शिकस्त दी जेल में बैठ के, और वो कैंसर की पेशेंट है, 70 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, लेकिन बहादुरी की मिसाल कायम कर दी इन लोगों ने। इमरान खान के साथियों ने बहादुरी की वाकई मिसालें कायम कर दी हैं, और अवाम ने भी बहादुरी की मिसालें कायम कर दी हैं, रेजिलियंस की मिसालें कायम कर दी हैं। वरना किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना दीवार के साथ लगाया जाए तो उसका बेड़ा ही गर्क हो जाता है, उसके पल्ले ही कख नहीं बचता। लेकिन इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोग जो है वो डट कर खड़े हुए हैं। लीडरशिप में लोग बहुत सारे कंप्रोमाइज हो जाते हैं, डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। और मैं ये नहीं कहता कि ये लोग कसूरवार हैं भाई। जब रियासत का डंडा चलता है या गैर कानूनी गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, जब बंदूक से बात की जाती है जुबान की बजाय, तो सारे लोग उसका मुकाबला नहीं करते। ये सियासी लोग हैं, ये कोई जंगजू थोड़ी है जो मैदान जंग से उठकर आए हुए और यहां पे जंग लड़ेंगे। ये टीटीपी थोड़ी है या कोई और इस तरह की तहरीक थोड़ी है, ये तो सियासी लोग हैं। ये सियासत से मुकाबला करते हैं, लेकिन जब आप बंदूक से मारते हैं, जब आप डंडा उठाते हैं, तो ये आपको उसके मुकाबले में बंदूक या डंडा इनके पास नहीं है, ये वैसे आपसे नहीं लड़ते। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी ताकत का बेपनाह इस्तेमाल किया है पाकिस्तान की सियासी जमात के खिलाफ। पहले भी करते रहे हैं, लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। नाज़रीन, ये अंसार अब्बासी साहब का एक ट्वीट वायरल हो गया। मैं ये ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये ट्वीट इनका कुछ अर्सा पहले का। अंसार अब्बासी साहब क्या फरमा रहे थे इस फैसले से पहले, ये मैं किसी वजह से आपको पढ़ के सुना रहा हूं। वो ये कहते थे इतलात हैं। इतलात कहां से आती है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट देती। इतलात हैं कि फौज और पुलिस के पास, यानी दोनों के पास, फौज के पास भी पुलिस के पास भी, इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हमलों के मास्टर माइंड होने के हवाले से सबूत मौजूद हैं। 9 मई के हवाले से फौजी अदालतों में 103 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। इनमें 90% पर जराइम साबित हो चुके हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगी, फौजी अदालतों के फैसले जारी कर दिए जाएंगे। फैसलों के बाद मुबैना मास्टर माइंड के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। कोशिश है कि इन वाकयात में शामिल अफराद को निशाने इबरत बनाया जाए। अंसार अब्बासी, फौज और पुलिस के पास सबूत है, अंसार अब्बासी साहब ने दावा किया था। एक्चुअली ये उनका नहीं है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का दावा है। फौज अपने लोगों के जरिए से, या जिन लोगों को वो सहाफ़ी समझते हैं या जिनको वो समझते हैं वो उनके करीब हैं, उनके जरिए से वो ये खबरें दे रही है और उन्हें बता रही है कि ये खबर दे दो, हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन वो चीज़ें कभी दिखाई नहीं। इतलात हैं कि इनके पास मास्टरमाइंड होने के सबूत मौजूद हैं इमरान खान के, और अदालत में सबूत क्या दिए कि वो पुलिस वाला बिल्ली का बच्चा बन गया। अदालत में सबूत क्या दिए कि एक पुलिस वाला मेज के नीचे छुप गया, एक सोफे के नीचे छुप गया। आप अंदाजा करें कि इन भोंडे सबूतों के ऊपर, और इनकी बात कर रही थी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, उनके पास सबूत हैं। यानी इन्हें कानून का पता भी है या इनके दिमाग फारग हैं, मोटी खोपड़ी है, इन्हें पता ही नहीं चलता। आप अंदाजा करें कि एक जहां बिल्ली का बच्चा नहीं छुप सकता, वहां पे एक पुलिस वाला छुपा दिया, और एक सोफे के नीचे छुपा दिया, एक टेबल के नीचे छुपा दिया। और ये वो सबूत है जिनकी बुनियाद के ऊपर अदालत में सजा दिलवा दी, और ये वो सबूत है जिनकी बुनियाद के ऊपर फौजी अदालतें भी सजा देंगी, ये भी क्लेम किया गया। फारग तरीन सबूत हैं ये। अगर किसी भी
इंसाफ पसंद जज के सामने ये मामला गए, जो अल्लाह से डरता होगा और एस्टेब्लिशमेंट से नहीं डरेगा, तो मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि ये केस, ये जितने भी 9 मई के केस हैं, ये 2 दिन नहीं ठहर सकते। ये चंद घंटों की समाअत की मार है, ये सारे के सारे उड़ जाएंगे। इसमें इतने ज्यादा लकूनास और इतनी ज्यादा खराबियां हैं। ये मुकदमा रियासत ने किए जनाब, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए। मैं अभी एक सहाफी को सुन रहा था, वो कह रहे थे इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट ना नफरत करती थी सियासतदानों से, अब डरती है। पुराने सियासतदानों से ये नफरत किया करते थे, अब सियासतदानों से ये डरते हैं। इमरान खान ने इनके दिल में डर पैदा कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट डर गई है इमरान खान से, और उन्हें डरना ही चाहिए, क्योंकि इनके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अवाम खड़े हैं, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इमरान खान के पीछे खड़े हैं। हाँ, लेकिन ये नाइंसाफी कब बंद होगी, वो पाकिस्तानियों ने फैसला करना। यानी वो इमरान खान के पीछे तो खड़े हैं, आप वोटिंग करवा लें तो 80-90% लोग इमरान खान के साथ खड़े हो जाते हैं। जहां जाते हैं आपको दूसरी पार्टी का बंदा ही नहीं मिलता। लोग इमरान खान को वाहिद ऑप्शन के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन क्या वो लोग संजीदगी से अपनी फिजिकल एफर्ट कर रहे हैं? तो अभी तक नहीं कर रहे। जिस वक्त ये लोग बाहर आए और उन्होंने मामला अपने हाथ में ले लिए, इनकलाब पूरी दुनिया में आता है, मुस्लिम मुल्कों में आता रहता है, पुरअमन एहतजाज सबका हक है। जिस दिन अवाम का डंडा चलाना, ये सारी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, ये आपको 10 मिनट के अंदर आपको जमीन पे घुटनों के बल बैठी हुई आपको नजर आएगी। इनकी औकात ही नहीं है अवाम का सामना करने की। सिर्फ अवाम अभी तक इज्तिमाई तौर पे कोई फैसला करने में कामयाब नहीं हुई। जिस दिन हो गया उस दिन खेल खत्म हो गया। नादरीन, ये रिचर्ड ग्रेनल के साथ मुलाकात हुई इमरान खान साहब के बेटों की। उस पर एक ट्वीट जो है वो रिचर्ड ग्रेनल ने की, और उसके बाद एक ट्वीट इमरान खान साहब के बेटे ने की। पहले रिचर्ड ने क्या कहा जरा वो देख लें। वेलकम टू कैलिफोर्निया माय फ्रेंड्स, आपको कैलिफोर्निया में खुश आमदीद। आई लव हैंगिंग आउट विद यू टुडे, आपके साथ आज मुझे अच्छा लगा मिलके। सलमान एंड कासिम खान, यू मस्ट स्टे स्ट्रांग, आपको मजबूत रहना होगा। इमरान खान के बेटों को उन्होंने कहा, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु आर सिक ऑफ पॉलिटिकल परसिक्यूशन। अब इसको जरा समझे आप, वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो सियासी इंतकाम का निशाना बन रहे हैं या उससे परेशान हैं। यू आर नॉट अलोन, आप तन्हा नहीं हैं। अब इस ट्वीट का आप जो मर्जी मतलब निकाल लें। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल से मुलाकात के बाद पाकिस्तान के हवाले से कुछ अलग फैसले किए हैं। उन्हें मादनियात मिल जाएंगी, इसराइल को तस्लीम करने वाला मामला है अब्राहम अकॉर्ड वाला, और वो आपके वुज़रा आजकल बहुत छलांगे मार रहे हैं कि जनाब ये हमें कर गुजरना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो फील्ड मार्शल दे सकते हैं अमेरिका को, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं दे सकता। क्योंकि फील्ड मार्शल ने इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, डंडे के बल पे बैठना है, तो वो जो भी कर सकता है करना चाहेगा, लेकिन सियासतदान नहीं कर पाएगा। उसने जाके पब्लिक से वोट मांगना है, फील्ड मार्शल ने पब्लिक से वोट थोड़ी मांगना है, उसने तो पब्लिक को डंडे मारने हैं। तो ये फर्क तो रहता है, ये फर्क रहता है। लिहाजा जो रिचर्ड ग्रेनल हैं, ये अब उस तरह से एक्टिवेट नहीं हुए जिस तरह वो पहले माजी में थे, और उन्होंने कहा जी आपकी तरह लाखों करोड़ों और लोग भी हैं दुनिया में, तो आप तनहा नहीं हैं जो सियासी इंतकाम का निशाना बन रहे हैं, इससे परेशान हैं, और लोग भी हैं, आप मजबूत रहिए। ये मशवरा रिचर्ड ग्रेनल ने दिया। उसके बाद कासिम खान का ट्वीट पढ़ते हैं। कासिम खान ने कहा कि हमारे वालिद इस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी राहत, सुकून और सलामती छोड़कर पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर जिद्दोजहद की। आज वो खामोश कर दिए गए हैं, अजियत में हैं, कैद में हैं, और हमसे मुकम्मल तौर पर जुदा कर दिए गए हैं, राब्ते मुनक़ता हो गए। जब से हमें शऊर आया है, उन्होंने मुझे और मेरे भाई को सिखाया कि करप्ट हुकूमत कितनी तबाहकुन हो सकती है। आज उन्हें इसी जुर्म का इल्ज़ाम दिया जाना एक सफाक और नाकाबिले बर्दाश्त सितम ज़रीफ़ी है। वो कह रहे हैं जी मेरा वालिद खुद करप्शन के खिलाफ सारी ज़िंदगी लड़ता रहा और उसी के ऊपर करप्शन के मुकदमात बना दिए, ये बड़ा जुल्म है, सितम ज़रीफ़ी है। रिचर्ड ग्रेनल को मिलने के बाद, इससे पहले उन्होंने अपने वालिद के करप्शन के केसेस के ऊपर बात नहीं की थी, तो ऐसा लगता है कि अमेरिका में उन्हें यह बताया गया है कि शायद मैं ये अपने अंदाजे से कह रहा हूँ, इस ट्वीट पे मुझे थोड़ी सी झलक नजर आ रही है कि शायद अमेरिका में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने यह समझाया कि इमरान खान ने करप्शन की हुई है, शायद, और ये चीज़ें उनके सामने आई तो फिर उन्होंने शायद इसके ऊपर एक स्टेटमेंट इस तरह का दिया कि इमरान खान तो करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद करता था, मुझे और मेरे भाई को समझाता था हमारा वालिद, तो उसके ऊपर भी इस तरह के इल्ज़ाम लग गए हैं। तो ये एक सफाक और नाकाबिले बर्दाश्त सितम ज़रीफ़ी है, एक जुल्म है।
ये उन्होंने कहा। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत जो है उसकी मौजें लगी हुई हैं और एक मरतबा फिर पाकिस्तान में गैस और पेट्रोल मजीद महंगा करने की तैयारी की जा रही है। पिछले वीलॉग में मैंने आपको सुनवाया कि पाकिस्तानी क्या कहते हैं इस बारे में। पाकिस्तानी भरे हुए थे। अभी 9 मई के हवाले से हम सर्वे करवा रहे हैं, एक आधे दिन में आपको सुनवाएंगे कि 9 मई के फैसलों पे जो अदालती फैसले आए हैं उन पे पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है। लेकिन गैस और पेट्रोल मजीद महंगा करने की पाकिस्तान में हुकूमत ने तैयारी कर ली है। जबकि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर वो ये है कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली के 2,78,000 सारिफीन को 47 अरब 81 करोड़ रुपए के इजाफी बिल भेजे गए हैं। अंदाजा करें आप, लगभग 3.25 लाख से ज्यादा जो घर हैं उनको इजाफी बिल अरबों रुपए के भेज दिए गए हैं। और ये इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियां लाइन लॉसेज और नाकिस कारकर्दगी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग में मुलव्वस हैं। ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा, सरकार की अपनी रिपोर्ट है। और 8 कंपनियां ऐसी हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और बिल इकट्ठे करती हैं। इन्होंने 244 अरब की ओवर बिलिंग की है, ये उसके अंदर मुलव्वस हैं। अवाम की जेब पे 244 अरब का डाका डाला। बिजली में ये डाका डालते हैं, चीनी में ये डाका डालते हैं, आटे में ये डाका डालते हैं, पेट्रोल में ये डाका डालते हैं, हर चीज में अवाम की जेब के ऊपर ये डाका डालते हैं। और बाद में ये अवाम के हमदर्द बन के बैठ जाते हैं। फिर वो टिकटॉकर बयान दे देती है कि मेरे अब्बू का दिल दुख गया, वो मीटिंग छोड़ के चले गए। और भाई मीटिंग से बह के दुखी कर लेना सी, या मीटिंग से छोड़ के आपने क्या कर लेना, मीटिंग छोड़ के चले गए। खुदा का नाम ले यार, आप लोगों को बेवकूफ तो ना बनाए। लोगों का आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। 2023 में भी नादरीन ये स्कैंडल आया था। तब जो है ये जाली हुकूमत ने ये कहा था कि जनाब हम करते ये हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत थी उस वक्त, अब तो ये जाली हुकूमत है। तो 2023 में उन्होंने कहा जी इंक्वायरी करवाएंगे, लेकिन इंक्वायरी के बाद मामला दबा दिया गया। आज तक पता ही नहीं चला कि किसने कितना पैसा आवाम की जेब से निचोड़ लिया था। इंक्वायरी इन्होंने करवाई थी कि जनाब ये जो स्लैब सिस्टम है इसका फायदा उठाते हुए जो बिजली तकसीम करने वाली कंपनियां हैं जो बिजली प्रोवाइड करती है आवाम को, उन्होंने आवाम से इजाफी अरबों रुपया वसूल कर लिया। हम आवाम को वापस करेंगे, आज तक कोई वापस नहीं किया पैसा, कोई टका आवाम का आज तक वापस नहीं हुआ। थोड़ा अर्सा पहले इन्होंने अरबों रुपए के इश्तिहार चला दिए कि जनाब हमने बिजली 7 रुपए सस्ती कर दी है। वो बिजली सस्ती हुई नहीं, मीडिया को अरबों रुपया खिला दिया इश्तिहारों के अंदर। करोड़ों रुपया एक एक मीडिया को ये दे देते हैं कि जनाब आपको इश्तिहार मिल रहे हैं, और उसका फायदा आवाम को टके का नहीं हुआ। ये सिर्फ अपनी मशहूरी करने आते हैं और मशहूरी करके निकल लेते हैं। नाज़रीन, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ की मुलाकात हुई एक मरतबा फिर ताजर बरादरी से, ताकि उनके मसाइल हल किए जाएं। तो फील्ड मार्शल की मुलाकात के बाद ना एक इंटरव्यूज का सिलसिला भी शुरू हुआ। तो 2 चीजें सामने आती हैं, 2 सवालात खड़े होते हैं। नंबर 1, आर्मी चीफ ताजरों से क्यों मिले, या आर्मी चीफ ताजरों से क्यों मिलते हैं, नंबर 1 सवाल। नंबर 2, ताजर आर्मी चीफ से क्यों मिलते हैं, क्यों मिलना चाहते हैं। पहले सवाल का जवाब यह है कि आर्मी चीफ अच्छी तरह जानते हैं कि जिनको वो लेकर आए वो नालायक हैं, निकम्मे हैं, उनसे कुछ नहीं होना। मईशत तबाह हो चुकी है, हुकूमत का कोई एतबार बाकी नहीं रहा, एतमाद का मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में फुकदान है, और इसीलिए हर थोड़े दिन के बाद वो ताजरों से मिल लेते हैं, और ताजरों से मिलने के बाद उनको यकीन दहानियां करवाते हैं, और उसके बाद उनमें से चंद ताजरों को चुनकर टीवी एंकर्स के हवाले किया जाता है कि इनके इंटरव्यूज करो। वो ताजर जमीन आसमान के कलाबे में लाते हैं। यानी कल एक ताजर ने कहा कि सदियों के बाद ऐसी मुलाकात होती है, हमें आसिम मुनीर साहब ने खाना भी खिलाया, बल्कि उन्होंने अपने हाथ से लिखा। भाई हाथ से ही लिखता है बंदा, और कैसे लिखता है। यानी उन्होंने खुद नोट्स लिखे, उन्होंने हमें खाना भी खिलाया, और सदियों बाद ऐसी मुलाकात होती है। गेम ज्यादा नहीं चुकी थोड़ी सी। बहरहाल जितनी भी चुकी पाकिस्तान की इकॉनमी उठनी चाहिए, गेमें तो पाकिस्तान में उठ रही है, पिछले 70 साल से उठती हुई हम देख रहे हैं। तो ये जनाब ये सियासी और इंतजामी मामलात में क्या एक फील्ड मार्शल आर्मी चीफ की खुली मुदाखलत नहीं है? नहीं, ताजर के साथ आर्मी चीफ का क्या काम है? इस वक्त पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है ना, वजीर आजम मौजूद है, वजीर खजाना मौजूद है, बल्कि पाकिस्तान का जो डिप्टी वजीर आजम है वो भी इकोनॉमिस्ट है अपनी तरफ से, बहुत सारे इदारे मौजूद हैं, सेक्रेटरी मौजूद हैं। तो फिर आर्मी चीफ ताजरों से या बिजनेस कम्युनिटी से क्यों मिलते हैं? सोचने वाली बात है ना। क्या बिजनेस के लोग अगवा हो रहे हैं, या कोई सरहद पार से उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, या कोई दुश्मन उनके ऊपर ड्रोन हमले कर रहे हैं? ऐसी तो कोई चीज नहीं है ना। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला आदमी वो क्यों मुलाकात कर रहा है कारोबारी लोगों से? सवाल है ना। तो
तो फिर इसको आप यही कहेंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के आर्मी चीफ सियासत में और सियासी मामलात में और इंतजामी मामलात में एक दखलंदाजी कर रहे हैं, एक मुदाखलत कर रहे हैं। अब अगर आप दूसरी तरफ जाएं और सवाल का जो दूसरा पहलू था उसको देखें कि ताजिर आर्मी चीफ से मिलने क्यों गए, लेकिन ताजिरों को भी यह बात अच्छी तरह पता है और वो भी जानते हैं कि ये हुकूमत जाली है और इसके हाथ में कुछ नहीं है। ताकत इनको जबरदस्ती इक्तदार में लाने वाले फील्ड मार्शल के पास है, इख्तियारात भी उनके पास है, ताकत भी उनके पास है। अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं, वही कर सकते हैं। लिहाजा उन्हीं के पास जाकर मुलाकात करो और उन्हीं को जाकर अपनी बात बताओ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को भी यह बात समझ आ गई थी कि शहबाज शरीफ क्या बेचता है, बुला के फील्ड मार्शल से मिलो। यह बात ताजिरों को भी समझ आ गई, मौलवियों को भी समझ आ गई। पाकिस्तान का जो भी काबिल जिक्र आदमी हो गया, आर्मी चीफ से मेरी मुलाकात कराओ, मैं शहबाज शरीफ को नहीं जानता, वो किसी उसके पल्ले ही कख नहीं है। जिसके मामलात भी होने हैं वो आर्मी चीफ के साथ होने हैं। वजह यह है कि मुल्क का कंट्रोल आर्मी चीफ के पास है, वजीर आज़म के पास तो है नहीं। तो इमरान खान जब यह कहता है कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, तो वो क्या गलत कहता है? भाई यही राना सनाउल्लाह ना, यही ख्वाजा आसिफ वगैरह इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे जब मुज़ाकरात हो रहे थे कि ये हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इन्होंने तो ये रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कि हमसे वो मुतालबा करें जो हम पूरा कर सकते हो। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान से मुलाकात करवा दें जेल में। ये वाला मुतालबा भी पूरी हुकूमत मिलकर पूरा नहीं कर सकी और जेल में बैठा हुआ इमरान खान के बकौल एक कर्नल, वो पूरी की पूरी पार्लियामेंट पे भारी पड़ गया, मुलाकात ही नहीं करवाई इसने। अंदाजा करें आप। तो भाई इमरान खान उसी से बात करेगा ना जिसके बाद इख्तियार है, जिसने मुदाखलत की हुई है कि भाई आप पीछे हट जाएं। जो आगे बढ़ा हुआ है उसी को पीछे हटाएंगे ना, या तीसरे घर में जाके उनसे बात करेंगे। तो अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर निकालना है या उन्हें पीछे हटाना है तो फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी पड़ेगी। इन सियासतदानों से बात करके भी ये हो सकता था अगर ये सारे इकट्ठे होकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ लगा के और जी सियासत में मुदाखलत बंद करें। लेकिन ये जो सारी सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं, इनसे बात करने का फायदा इसलिए नहीं है कि ये तो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि हाइब्रिड निजाम हमें बहुत पसंद है, ये बड़ा कामयाबी के साथ चल रहा है, यही दोगला निजाम चलना चाहिए, हम फौजी मुदाखलत से बहुत ज्यादा खुश हैं और ना सिर्फ इस निजाम की वो तारीफ करते हैं, इसको तस्लीम करते हैं, बल्कि इसे अपनी बका का जरिया भी समझते हैं। तो आप उनसे कैसे बात करेंगे? उनसे बात करने का तो फायदा ही कोई नहीं है। नाज़रीन, मारंग बलोच साहब का एक ट्वीट आया, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बड़ा जुल्म हो रहा है इस वक्त इस्लामाबाद में भी, कोयटा में भी। जबरी तौर पे जो इंसान लापता हैं उनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। पीटीआई के लोग बिलाकर 8वें दिन पहुंचे वहाँ पे और खदीजा शाह साहिबा गई, सलमान अकरम राजा साहब गए, उन्होंने जाके इजहार यकजहती किया बलोच खवातीन के साथ जो बारिश के अंदर, तूफ़ान के अंदर कई दिनों से खुले आसमान के नीचे वहाँ मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं अपने प्यारों के लिए। तो मारंग बलोच ने लिखा, बलोच माएँ और बच्चियाँ जुर्रत और इस्तकामत की अलामत हैं। आज इस्लामाबाद में एहतजाज को 8 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस्लामाबाद पुलिस की बदसलूकियाँ और जबर बदस्तूर जारी है, लेकिन वो ना इन माओं के हौसले तोड़ सके और ना ही इन्हें पसपा करने में कामयाब हो। ये माएँ सख्त बारिश, आंधी, तूफ़ान और जुलसा देने वाली गर्मी में भी अपने पुरअमन एहतजाज को मुसलसल जारी रखे हुए हैं। इनका मुतालबा मुकम्मल तौर पर आइनी और कानूनी है। डॉक्टर मारंग बलोच, बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत और दीगर जबरी तौर पर लापता या गिरफ्तार अफराद की रिहाई। रियासत को चाहिए कि इनके आइनी मुतालबात को तस्लीम करे, लेकिन अफसोस कि इसके बजाय रियासत इन बाहिम्मत माओं को हरासा कर रही है। इस्लामाबाद से निकालने की कोशिशें की जा रही हैं और इन्हें रिहाइश गाहों से ज़बरदस्ती बेदखल किया जा रहा है। लेकिन याद रखें, ये बलोच माएँ हैं, इनके हौसले को तोड़ना आपके बस की बात नहीं है। ये नादरीन, ये जो हमारी बहनें वहाँ जाती हैं पुलिस वाली, जाकर इनको घसीटती हैं, खींचती हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रही हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर उनके घर से कोई आदमी गायब हो जाए, सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचें। सिर्फ, मैं उन्हें कुछ करने का नहीं कह रहा, वो अपनी ड्यूटी करने जाती हैं, उन्हें जो कहा जाता है वो कर देती हैं। सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचें, बल्कि जो वहाँ पे बाकी पुलिस वाले मौजूद हैं वो एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर उन्हें जबरी तौर पे लापता कर दिया जाए तो उनके घर वालों पे क्या गुजरेगा, क्या गुजरेगी उनके घर वालों पे। भाई जिसको आपने पकड़ा उसे आइन और कानून के मुताबिक कानून के कटहरे में लेकर आए, अदालत में लाकर पेश करें। यह क्या तरीका है कि मावरा अदालत किसी को कत्ल कर दिया या जबरी तौर पे किसी को लापता कर दिया। ये पुलिस मुकाबले, ये इंसानों को मार देना, मसकशुदा लाशें मिलना, ये कोई इंसानियत नहीं है, ये इंसानियत की बदतरीन तौहीन है। नाज़रीन, एक और खबर अफसोसनाक है। मियां मोहम्मद अदर साहब बड़े अच्छे ज़ीरक बुजुर्ग सियासतदान, मेरी इनसे मुलाकात भी रही, इनसे कुछ सीखा भी, कभी बैठ के बातें की, माजी की बहुत सारी चीज़ें जानते थे और इनके साथ बहुत सारे राज इनके दिल में थे।
लेकिन बड़े ही ज़बरदस्त इंसान थे, बहुत ही रवादारी वाले इंसान थे और ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट जो पाकिस्तान में लोग हैं उनमें से एक मियां मोहम्मद अजहर साहब थे। गवर्नर भी रहे हैं, नून लीग में रहे, काफ लीग में रहे, उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ से अभी एमएनए बने। हमाद अजहर साहब के वालिद हैं, हमाद अजहर साहब को आप सब जानते होंगे, इमरान खान साहब के साथियों में से एक है। तो मियां अजहर साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। और ये एक पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ा नाम था जो इस दुनिया से चला गया और अल्लाह ताला उनकी जो अगली मनाजिल हैं उन्हें आसान करे। अब उनकी नशिस्त खाली है, वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होगा, देखते हैं कि उस इलेक्शन में क्या होगा। नाज़रीन, जो पाकिस्तान छोड़ने वालों की रफ्तार है उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक डाटा शेयर किया है और ये डाटा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अकेले का नहीं है, ये जो डाटा है ये मुंसलिक है इंडिपेंडेंट उर्दू से। ये डाटा ये बताता है कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां सबसे ज़्यादा लोग अपना मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, यानी वो मुल्क जहां से लोग तेज़ी से तरक्के वतन कर रहे हैं, जो अपना मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया से भी आगे निकल गया, बांग्लादेश से भी, फिलिपीन से भी, चाइना जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है पाकिस्तान उससे भी आगे निकल गया, नेपाल से भी, यूनान से भी, सूडान से भी और ब्राज़ील से भी पाकिस्तान आगे निकल गया, तुर्की से भी आगे निकल गया, वेनेजुएला से। दुनिया के जितने ममालिक का यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा जो लोग अपना वतन छोड़ कर गए वो पाकिस्तानी हैं। और बरतानिया में जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा असाइलम की दरखास्तें दी हैं, सियासी पनाह की दरखास्तें दी हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं। 16 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर गए हैं, जबकि इंडिया से सिर्फ 9,80,000 लोग इंडिया छोड़कर गए हैं। पाकिस्तान से को 5 गुना बड़ी आबादी है। और इसके बाद जो है वो अगर आप बांग्लादेश चले जाएं तो वहाँ पे सिर्फ 5.5 लाख लोग, हालांकि कितनी लड़ाई हुई वहाँ पे, पूरा एक इनकलाब आया, लेकिन 5.5 लाख लोग बांग्लादेश छोड़कर बाहर गए हैं। तो ये पाकिस्तान की, और यूक्रेन जहाँ पे जंग लगी हुई है रशिया के साथ, बड़ी खौफनाक जंग चल रही है, वहाँ से सिर्फ 3 लाख लोग यूक्रेन को छोड़कर गए हैं। और पाकिस्तान छोड़ने वालों की आप रफ्तार चेक करें, ये लोग पैसा लेकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। मैंने एक डाटा आपके साथ शेयर किया था, आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है ये जालिम निज़ाम। और भी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।